ये कहानी है उस रात की जिसने हमारे मोहल्ले की खामोशी को हमेशा के लिए अजीब सी दहशत में बदल दिया। ये कहानी है कौशल्या की, वो लड़की जो मेरे घर के बगल में रहती थी। उस वक्त साल 2018 था और हम सब एक शादी से लौट रहे थे। शादी थी मुजफ्फरनगर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर भोपा नाम के एक गांव में। मैं, मेरी माँ और हमारे पड़ोसी कौशल्या और उसकी फैमिली, हम सब लड़के वालों की तरफ से थे। बड़ी सी बस में पूरी बारात खुशी से झूमती हुई गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, धूम धड़ाका, नाच गाना, स्वाद से भरा खाना। लौटते लौटते रात के 1:30-2 बज गए थे। सब थक कर बस में ऊँघ रहे थे जब अचानक से एक झटके के साथ बस रुक गई। हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े थे जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। खेत थे या शमशान पता नहीं, पर इंसान का नामो निशान नहीं था। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि बस में कुछ बड़ी खराबी आ गई है। सब लोग थोड़ा परेशान होकर नीचे उतर आए। बस में जो बुजुर्ग औरतें थीं, उन्होंने फौरन सब लड़कियों और बहुओं को टोकना शुरू कर दिया। अपने बाल बांध लो सब, जगह ठीक नहीं लग रही है ये, एक दादी ने आवाज लगाई। उनकी आवाज में एक अजीब सी अर्जेंसी थी। सबने झटपट अपने चूड़े और चोटियां कस ली, मगर एक लड़की थी कौशल्या, उसने बात को शायद मजाक में ले लिया। उसके बाल खुले थे और उसने बहुत तेज परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी महक उस सुनसान हवा में अलग ही घुल रही थी। मेरी माँ ने उसे इशारा भी किया, पर उसने हंस कर टाल दिया। बस ठीक होने में वक्त लग रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे आसपास के पेड़ एक साथ कांप उठे हों, और उसी पल कौशल्या जमीन पर बैठे बैठे ही एकदम से जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि हम सबके दिल दहल गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो वहीं बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे गए। जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबने सोचा शायद थकान या कमजोरी से ऐसा हुआ होगा। कुछ देर में बस ठीक हुई और हम सब अपने घर आ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। हमारा और कौशल्या का घर बिल्कुल आमने सामने था। जो कुछ भी हुआ, मैंने और मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। 2-3 दिन ही बीते थे, कौशल्या के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो अपने ही कमरे में बंद रहती और चीखती रहती। एक दिन जब उसके माँ बाप ने दरवाजा तोड़ कर देखा तो अंदर का मंजर उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कौशल्या ने अपने ही हाथों से अपने गाल नोच लिए थे, अपनी जीभ काट ली थी और उसकी उंगलियों पर दांत के गहरे निशान थे। जब उसके मम्मी पापा उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वो उनसे दूर भागने लगी, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा। उसका चेहरा उनकी तरफ था और कदम पीछे की तरफ जा रहे थे। वो ऐसे ही उल्टा चलती हुई अपने कमरे से निकली और घर के मेन गेट से बाहर आ गई। उसके माँ बाप इतने डर गए थे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई उसे हाथ लगाने की। उन्हें लगा शायद कोई मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, पर उन्हें क्या पता था कि ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर वापस कमरे में लाया गया। उसके पापा ने उसे बिठाकर पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? कौशल्या ने जब मुंह खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अलग अलग आवाजों में अलग अलग भाषाओं में बात करने लगी। कभी ऐसी हिंदी बोलती जो हमारे इलाके की नहीं थी, कभी साफ बंगाली, तो कभी ऐसी जबान जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहे थे, शायद अरेबिक। उन्हें समझ आ गया कि मामला संगीन है, ये कोई बीमारी नहीं थी। बस वाला इंसिडेंट उनके दिमाग में घूमा, पर वो जोड़ नहीं पा रहे थे। मोहल्ले में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कौशल्या पर किसी ऊपरी हवा का साया है। उसके पेरेंट्स को चिंता होने लगी। बात फैलेगी तो लोग जमा होंगे, कल को उसकी छोटी बहन नेहा के रिश्ते पर भी बात आ सकती है। उन्होंने सोचा कि कमरे में बंद करके वो उन चीखती आवाजों को दबा देंगे। उसके पापा भागकर पास के मंदिर से एक पंडित को ले आए। पंडित जी काफी जानकार माने जाते थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। कौशल्या का कमरा बाहर से बंद था। जैसे ही पंडित जी ने घर के दहलीज के अंदर कदम रखा, एक अनदेखी ताकत ने उन्हें हवा में उठाया और घर के बाहर सड़क पर पटक दिया। हम सब जो खिड़कियों से देख रहे थे सुन्न हो गए। पंडित जी ने खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े और हाथ जोड़ लिए।
ये मेरे बस की बात नहीं है, उन्होंने कहा। तुम्हारी लड़की पर कोई बहुत ताकतवर चीज है, शायद कोई जिन है। इसे सीधा मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वहीं इसका इलाज होगा। सब जानते थे कि ऐसी हालत में कौशल्या को मेहंदीपुर ले जाना कितना मुश्किल होगा। रास्ते में न जाने क्या क्या हो सकता था। उन्होंने पंडित जी से बहुत मिन्नतें की। तब पंडित जी ने एक ताबीज और एक धागा दिया। जिस गाड़ी से ले जाओ उस पे ये बांध देना। ये उनकी सबसे बड़ी मदद थी। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते ही वहां के महापंडित ने कौशल्या को देखते ही बता दिया, इसके अंदर जिन है और वो इस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। वो इसे ले जाना चाहता है। ये तो तुम लोगों का प्यार है जो इसे बांधे हुए है, वरना इसने अब तक हार मान ली होती। उन्होंने बताया कि 8 घंटे का एक महायज्ञ करना होगा। फैमिली तैयार हो गई, लेकिन जो चीजें वहाँ होने वाली थी वो उनके सब्र का इम्तिहान लेने वाली थी। जैसे ही महापंडित ने यज्ञ शुरू किया और उसमें पहला नारियल रखा, वो एक धमाके के साथ फट गया और उसके अंदर से पानी की जगह खून निकलने लगा। सब लोग डर से कांप गए। पंडित जी ने सबको शांत किया। घबराओ मत, ये जिन अपनी पूरी ताकत लगाएगा हमें रोकने के लिए। यज्ञ के दौरान कौशल्या के अंदर से वो जिन बोलने लगा। उसकी आवाज मर्दानी और भारी थी। रोक दो ये सब, मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन ये बस से आ रही थी, इसके खुले बाल और इसके जिस्म की खुशबू ने मुझे इसका दीवाना बना दिया। ये लड़की मुझे दे दो, मैं सबको बख्श दूंगा। मुझे बस कौशल्या चाहिए। लेकिन महापंडित ने उसकी एक ना सुनी। 8 घंटे का यज्ञ चलता रहा। आखिर में वो जिन उसके शरीर को छोड़कर चला गया। कौशल्या वहीं बेहोश हो गई। सब ने शुक्र मनाया कि आखिरकार बला टल गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनसे एक ऐसी गलती होने वाली है जिसकी कीमत कौशल्या को मौत के मुंह में जाकर चुकानी पड़ सकती थी। ये मेहंदीपुर बालाजी का सबसे सख्त नियम है। जब वो लोग कौशल्या को लेकर मंदिर से बाहर निकलकर वापस जा रहे थे, अचानक उन्हें पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। बेटी कौशल्या, ये उसके पापा की आवाज थी। और उस एक पल में पूरे परिवार ने पीछे मुड़कर देख लिया। ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे भारी गलती थी। मंदिर के अंदर बैठे महापंडित को उसी वक्त एहसास हो गया कि इन लोगों ने पीछे पलटकर देख लिया है और वो जिन वापस उस लड़की के ऊपर आ चुका है। घर आने के बाद सब कुछ शांत हो गया। 7-8 महीने निकल गए। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया है। कौशल्या भी अब नॉर्मल लगने लगी थी। घर में उसकी शादी की बातें शुरू हुई। सबको लगा अब लड़की जवान हो रही है, हाथ पीले कर देने चाहिए। उसी रात पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था। अचानक कौशल्या का चम्मच नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी उसके पापा को नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, कट कट, जैसे कोई सूखी हड्डियां तोड़ रहा हो। उन्होंने घबराकर नीचे झुककर देखा। वहाँ कौशल्या जमीन पर एक कपड़े के ढेर की तरह पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां एक साथ काम करना बंद कर गई हैं, जैसे वो रबर की बनी हों। उसके पापा चीखे, कौशल्या बेटा। इतने में उसकी माँ भागी आई। उनके देखते ही देखते कौशल्या का शरीर अजीब तरह से मुड़ा। वो पूरी उल्टी घूमी और जैसे किसी हॉरर फिल्म में होता है, अपने हाथ पैरों पर उल्टी चलने लगी। वो अपने कमरे की तरफ गई। वहाँ जाकर सीधी हुई और दरवाजा जोर से उनके मुंह पर बंद कर लिया। उसके माँ बाप के दिमाग और दिल दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। उनका शरीर ठंडा पड़ गया था। ये भगवान का शुक्र था कि उसकी छोटी बहन नेहा उस वक्त घर पर नहीं थी। अगर वो अपनी बहन को इस हालत में देख लेती तो पता नहीं उस पर क्या बीतती। कमरे के अंदर से फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कभी अरबिक, कभी बंगाली, अलग अलग आवाजें, अलग अलग भाषाएं। वो जिन वापस आ चुका था और इस बार वो पहले से ज्यादा गुस्से में था। उन्होंने फौरन मेहंदीपुर बालाजी फोन किया, उन महापंडित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके शिष्य ने बताया कि महापंडित अभी देश में नहीं है। वो किसी काम से विदेश गए हैं और उनके लौटने में लंबा वक्त लगेगा। ये सुनकर उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। अब वो इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत गए, महापंडित वापस नहीं आए और इधर कौशल्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसका शरीर गलना शुरू हो गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, उस लड़की के हाथ, पैर, नाक, उंगलियां, यहाँ तक कि हाथ की उंगलियां भी गल कर टूटने लगी थीं। ऐसा हो गया था कि वो लड़की बिल्कुल जिंदा लाश बन गई थी। अगर आपने उसकी खाल भी खींच दी ना तो हाथ में आ जाएगी। उसके पेरेंट्स ने हिम्मत हार दी। वो जाकर अपनी ही बेटी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो अब उनकी बेटी नहीं रही थी। प्लीज हमारी बच्ची को छोड़ दो, तुम्हें बदला चाहिए तो हमें ले लो, पर उसे छोड़ दो। वो जो अब तक टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, अचानक से सीधी होकर बैठ गई और अपने पेरेंट्स के सामने बोली, मैं कौशल्या को छोड़ दूंगा, मेरी इससे शादी करा दो। मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर मेरी शादी करा दोगे तो मैं हमेशा इसी के साथ रहूंगा, इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स को एहसास हुआ कि मेहंदीपुर की एक गलती उनसे कितनी बड़ी हो गई थी। ये बोलने के बाद कौशल्या फिर बेहोश हो गई। अगले दिन उसके पापा ने किसी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो लंदन में रहता था और बहुत रिच फैमिली से था। वो खुद भी अच्छे खासे आर्थिक रूप से आते थे, पर अब किसी पर भरोसा नहीं बन पा रहा था। वो लंदन वाला दोस्त फ्लाइट पकड़कर इंडिया वापस आया। जब उसने लड़की की हालत देखी तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर रिसर्च की, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, पादरियों को इंडिया बुलाने का इंतजाम किया। ये एक आखिरी कोशिश थी। कौशल्या के पापा को उम्मीद थी कि कोई न कोई उनकी बेटी को जरूर ठीक करेगा। उन्हें महापंडित की बात भी याद थी, अगर जिन होगा तो वो एक दिन तुम्हारे सामने आएगा और शादी की बात रखेगा। बहुत खर्चा हुआ, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया। रात को पुलिस उनके घर आए। जैसे ही वो अंदर घुसे, जिन उसी वक्त एक्टिव हो गया। उन्होंने लंदन वाले दोस्त को पहले ही फोन पर बता दिया था, लड़की को लोहे की बेड़ियों से बांध देना, रस्सी से मत बांधना, ये तोड़कर भाग जाएगी। ये जिन छोटा मोटा नहीं है। ये सब कुछ मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा था। रात के 10 बजे आई वो गाड़ियाँ, उनमें से उतरे लंबे कोट पहने वो लोग, जिनके हाथ में क्रॉस और होली वाटर, पवित्र जल था। उनके आते ही मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो लोग पहले तमाशा देखने आते थे, आज उनकी भी अंदर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर से ऐसी चीखें आ रही थी जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। जो सबसे सीनियर प्रीस्ट थे, उन्होंने अपने हाथ में क्रॉस पकड़ा और उसे कौशल्या की बॉडी पर फेरना शुरू किया। जैसे जैसे क्रॉस उसके शरीर को छूता, जिन और जोर से चीखता। वो होली वाटर उसके ऊपर छिड़क रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे तेजाब गिर रहा हो, उसकी खाल से धुआं निकल रहा था। ये सिलसिला काफी देर चला। आखिर में जब वो क्रॉस को उसके पैरों तक ले गए, उन्होंने एक शीशे की बोतल खोली। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और एक काले धुएं जैसी चीज कौशल्या के शरीर से निकलकर उस बोतल के अंदर समा गई। उन्होंने फौरन बोतल को बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ एकदम शांति छा गई। उन्होंने कौशल्या के पापा को वो बोतल दी और कहा, इसे खेत के बीच में किसी पुराने पेड़ के नीचे गाड़ना होगा और सबसे छुपकर, ताकि इसे दोबारा कोई खोले ना। लेकिन कौशल्या की हालत अभी भी बहुत खराब थी। उसके अंदर से जिन निकल गया था, पर उसके खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वो लोग कौशल्या और उसके पापा को गाड़ी में बिठाकर खेतों की तरफ निकले। रास्ते में उसके पापा को अचानक रोड के बीच में कौशल्या की माँ दिखी, जो हाथ देकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर उसकी छोटी बहन नेहा दिखी। उसके पापा चीखे, रोको रोको, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। लेकिन प्रीस्ट ने उनका कंधा पकड़कर कहा, शांत रहिए, हम आपके घर को पूरी तरह से बांध कर आए हैं। ये सिर्फ एक छलावा है, आपके घर से यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो पेड़ के पास पहुँचे। उस बोतल को जमीन में गहरा गाड़ दिया गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मेहंदीपुर की गलती अभी भी उनके सर पर थी। प्रीस्ट ने बताया, वो जिन अपने आप में तुमसे शादी कर चुका था। इस शादी को तोड़ने के लिए कौशल्या को अब उल्टे फेरे लेने होंगे। उस लड़की की इतनी बुरी हालत थी, हड्डियां टूटी हुई, जिस्म गला हुआ, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जमीन पर रेंग रेंग कर, घूम घूम कर उस जगह के साथ उल्टे फेरे लिए। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, वहाँ पूरी तरह से शांति हो गई। ऐसा लगा जैसे उस जिन का सारा जहर उसके जिस्म से उतर गया था। उसे वापस घर लाया गया। घर में जो इतने महीनों से एक मातम और दहशत का माहौल था, वो अचानक शांत हो गया।
उन प्रीस्ट्स ने पूरे घर को क्लीन किया, उसे ब्लेस किया और फिर वापस चले गए। आखिरकार कौशल्या उस जिन से आजाद हो चुकी थी। आज वो हमारे बगल वाले घर में ही रहती है, बिल्कुल ठीक है। दोनों बहनें कौशल्या और नेहा कॉलेज जाती हैं। हमारी आपस में बात भी होती है, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मैं जब भी कौशल्या को देखता हूँ मुझे वो रात याद आ जाती है, उसकी टूटी हुई हड्डियाँ, उसकी चीखें और वो अजीब भाषाएं। ये कहानी एक सबक देती है, जितनी ज्यादा मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता है उतने ही ज्यादा वहाँ के नियम सख्त हैं। अगर आप वहाँ से लौट रहे हैं तो पीछे से कोई आवाज दे तो कभी मत मुड़ना, किसी का दिया प्रसाद मत लेना। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन के बाद से हमारे मोहल्ले की शाम कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाती है।